पहला प्रश्न है, कहता है बच्चे को एकमात्र स्तनपान कब तक देना चाहिए, मतलब बच्चे को कितने उम्र तक सिर्फ और सिर्फ जो है स्तनपान ही देते रहना चाहिए। कितने उम्र तक, 6 हफ्ते, 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष। तो आप लोग को पता है 6 वर्ष तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही देनी चाहिए। दूसरा है, कहता है 100 ml, ठीक है ना, 100 मिली में माँ के दूध में कितने कैलोरी मिल जाता है एक बच्चे को। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली 65 से 70 किलो कैलोरी मिल जाता है। तो देख लीजिए 65 से 70 किलो कैलोरी कौन सा है, 66 ही है, तो यही सही होगा। समझ गए ना। अब 200 ml का पूछ लेगा तो इसी तरीक़ा से गुना भाग करके निकाल दीजिएगा। कहता है एस्केरियासिस होता है, आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लैम्ब्रोइड एस्क्लेरोसिस अगर पूछेगा तो वह रिंग वर्म होता है, जिसे राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है, तो रिंग वर्म एस्केरियासिस होता है, इसको याद रखने को। ओके। 4 नंबर है, कहता है बिल्सन ट्यूमर किससे संबंधित है। बिल्सन जो ट्यूमर होता है, बिल्सन, ठीक है ना, बिल्सन ट्यूमर किससे संबंधित है। तो बिल्सन ट्यूमर जो है किडनी से संबंधित है, आपको पता होनी चाहिए। ओके। 5 नंबर है, मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है, मतलब मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वह कब समाप्त हो जाता है। तो मोरो रिफ्लेक्स 1 वर्ष में, 8 से 9 महीने में, या फिर 5 से 6 महीने में, या 3 से 4 महीने में। तो मोरो रिफ्लेक्स 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स जो है 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। 6ठा कहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए 9 से 10 जो है रिफ्लेक्स है बच्चे के अंदर। यह रिफ्लेक्स जो है बच्चे के मूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है ना। शासन द्वारा एक महिला एवं एक पुरुष स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति की जाती है, कितने के जनसंख्या पर। कल भी एक क्वेश्चन आया था, 1000 की जनसंख्या पर। ठीक है। चलिए, नर्स के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देने का अत्यधिक अवसर कहाँ पर मिलता है। शॉपिंग मॉल में, अस्पताल में, रेस्टोरेंट में, या फिर सिनेमा हॉल में। तो जो नर्स होती है उससे तो ज़्यादातर स्वास्थ्य शिक्षा अस्पताल में ही देने को मिलती है। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल में इस समय थोड़ी ना होगा, तो अस्पताल सही होगा। 8 है, BCG का टीका लगाने का उचित समय कौन सा है। BCG का टीका उचित समय किस समय देना चाहिए। जन्म से 2 माह तक, 3 महीने की आयु होने पर, जन्म से 1 माह तक, सभी। तो माय डियर, उचित समय जो होता है या तो जन्म के समय लग जाए या 1 माह तक दे देना चाहिए BCG का टीका। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। 9 है, नौमा है, महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को क्या कहते हैं। अब देखिए, मेल में, पुरुष में होगा तो उसे हम लोग वैस्कोटोमी कहेंगे, पुरुष की नसबंदी, अस्थाई। ठीक है। वहीं पर बात करेगा अगर महिला नसबंदी का, तो महिला नसबंदी को ट्यूबक्टोमी कहते हैं। ट्यूबक्टोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि महिला में फैलोपियन ट्यूब होता है, तो वहाँ पे जो ट्यूब को काट दिया जाता है, तो इसीलिए ट्यूबक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों में भास डिफरेंस होता है। पुरुषों में क्या होता है, भास डिफरेंस होता है, इसीलिए इसे भास को वहाँ पे काट दिया जाता है, इसीलिए इसे भास्कोटोमी पुरुषों में कहा जाता है। ओके ना। चलिए, IUD होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है, और IUD यह अस्थाई जो है आपके उदाहरण है कंट्रासेप्शन का। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां है, आंवला फल खाने के शरीर को सबसे अधिक मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है। आंवला फल कैसा रस देता है, कड़वा, ठीक है ना, एकदम खट्टा। तो आंवला फल खाने से शरीर के सबसे अधिक कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन C मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में घुमा दिया है, ऑप्शन में ये नहीं है। देख लीजिए, विटामिन C कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है फैट में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील होता है, पानी व वसा दोनों में घुलनशील होता है, सभी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि विटामिन C जो है किस में घुलनशील होता है। तो हम लोग जानते हैं विटामिन B और C जो है दोनों जल में घुलनशील है। ठीक है, वाटर में, वाटर सोलुबल विटामिन है। बाकी जो उधर A, D, E, K, ये चारों जो है वो फैट में घुलनशील है। ठीक है ना, तो फैट में घुलनशील है, इसलिए जो है आपके कौन सा आंसर हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा विटामिन B और विटामिन C। चूँकि आंवला विटामिन C का स्रोत होता है, इसलिए पानी में घुलनशील हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। 11 है, कहता है एक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य जो है क्या होता है, अधिकांश और सरलता पूर्वक अपना नियंत्रण खो देता है। गलत, नियंत्रण खो देगा ये तो मानसिक रूप से जो है पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ पूछ रहा है, यानी मानसिक रूप से वह बिल्कुल स्वस्थ है, गड़बड़ नहीं है, तो गड़बड़ आदमी नियंत्रण खो देगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं।
हमेशा चिंतित और बच्चल मतलब हमेशा टेंशन एंजाइटी वाला और हमेशा बोलने वाला, यह भी मानसिक रूप से पीड़ित होगा, यह भी नहीं होगा स्वस्थ में। एकाग्रता होने में असमर्थ, यह भी जो है गलत। कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है जो मनुष्य का मानसिक स्थिति गड़बड़ रहता है तो ये भी गलत। अपने को का पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यही डी सही होगा। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वह अपने सुरक्षित का अनुभव करता है और अपने कमियों को स्वीकारता है कि हाँ हमें गलती किए हैं, उसको सुधारता भी है। ठीक है, लेकिन जो गड़बड़ दिमाग का होगा वह थेथरपन करेगा, वह अपने गलती पर अड़े रहेगा और वह जो है मानेगा ही नहीं कि हम गलती किए हैं। समझ रहे हैं ना, ये हो गया। 12 है गलत तरीके से मल मूत्र को निपटान व्यवस्था से खतरा है, मतलब गलत तरीके से जो मल मूत्र है उसको डिस्पोज करने से किसको खतरा है? जल प्रदूषण का, भूमि प्रदूषण का, भोजन प्रदूषण का और सभी। तो माय डियर, अगर गलत तरीके से मल मूत्र का आप डिस्पोज करते हैं, निपटान करते हैं, तो उससे जल प्रदूषण का भी खतरा है, भूमि प्रदूषण का भी खतरा है और भोजन प्रदूषण का भी खतरा है, यानी सभी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा हम आपको लॉजिक वाला प्रश्न देंगे और यही सब प्रश्न ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। सीधा एक लाइन वाला प्रश्न जो है नहीं पूछेगा। दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो एक क्वेश्चन में जो है लगभग में आंसर होता है। ठीक है, तो दालों में लगभग जो है आपके जो प्रोटीन होता है वह 25 से 30% के आसपास होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन देख लीजिए 25 से 30 के निकट कौन है, तो हमारा यही लगभग सही होगा, 20 से 30 वाला। समझ रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए सही है। 14 है, कहता है हाइजीन का क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन कल भी आया था। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता से। ठीक है, तो देखिए स्वच्छता में ऑप्शन कौन है? डी, शरीर का स्वच्छ रखना। ठीक है, 15 है, कहता है श्वसन क्रिया को पूर्णतः रुक जाना क्या कहलाता है? यह भी क्वेश्चन कल हो चुका था, मैं बता दिया था कि एपनिया जो होता है, अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन को एपनिया कहते हैं, श्वसन के पूर्णतः रुकना। ठीक है, PRN का मतलब क्या होता है? PRN एक लैटिन भाषा है। ठीक है, लैटिन में मतलब लैटिन भाषा का लिया गया जो है टर्म है। इसका मतलब होता है जब आवश्यकता हो तब लेना। ठीक है, दवाई देने का यह एक टाइमिंग है PRN, और जब आवश्यकता हो तब लेते हैं तो उसी को PRN हम लोग मेडिकल भाषा के शॉर्ट में कहते हैं। और SOS का भी मतलब यही होता है जब आपातकालीन स्थिति में, यानी जब ज़रूरी हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब ही यही होता है। HS का मतलब क्या होता है? होरा सुमनी, बेड टाइम यानी सोते समय। BD का मतलब होता है बोथ इन डाइस यानी दिन में 2 बार। TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार, थ्राइस इन डे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसा पूछता है बहुत बार। ठीक है ना, OD का मतलब होता है वंस इन डे, दिन में 1 बार। ठीक है ना, तो ये सब याद रखने को। आगे चलिए, कहता है तापमान 105 फ़ारेनहाइट या ऊपर तक पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो माय डियर, जैसे ही तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, 104 से ऊपर यानी 105 या इससे ऊपर हो जाता है, तो वह हाइपर पैरेक्सिया की स्थिति हो जाता है, यानी अति ज्वर हो जाता है। ठीक है, 18 है, मितली और उल्टी को रोकने के लिए कौन सी औषधि इस्तेमाल की जाती है? किसी पेशेंट को उल्टी का मन हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए कौन सी दवाई देकर उसको रोकते हैं? एंटीबायोटिक, संक्रमण को रोकने वाला। एंटी इमेटिक, यही दवाई होता है एंटी इमेटिक्स। ठीक है, इमेटिक्स सीधा देगा तो वह उल्टी को बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन जहाँ एंटी लगा जाएगा इसका मतलब होगा विरुद्ध काम करने वाला, यानी उल्टी के विरोध काम करेगा, वह एंटी इमेटिक्स होगा। ठीक है ना, एंटासिड या गैस को रिफ्लेक्स करता है। इमेटिक्स क्या करता है? इसी चीज़ को लिख दिया है ना यहाँ पे इमेटिक्स, तो यह उल्टी को बढ़ाता है, याद रखिएगा। ओके, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, ये सब याद रखिएगा। निर्जीवाणुकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखिए, निर्जीवाणुकरण यानी जो जीवाणु को मारने का, संक्रमण को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका बॉयलिंग है, हॉट एयर है। ठीक है ना, ऑटोक्लेव है, कीटाणु शोधन है। तो आपको पता होगा ऑटोक्लेव में भारी जो है भाप और भारी दाब पर जो है ऑटोक्लेव में चीज़ों को जो है संक्रमित किया जाता है। तो ऑटोक्लेव राइट आंसर है।
20 है राइगर मोर्टिस क्या होता है। माय डियर, राइगर मोर्टिस क्या होता है, इसको जो है आपको ऑप्शन जो है नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे आपको जो है बताना है। राइगर मोर्टिस मलेरिया में, मौत के बाद, मूत्र के संक्रमण में, मिर्गी में। तो आप लोग को बताना है राइगर मोर्टिस क्या होता है। आप लोग अगर नहीं बता पाइएगा तो मैं आगे जो है इसका आंसर बता दूंगा। ऐसे यहाँ पे आंसर हम नहीं दिए हैं इसीलिए ताकि आप लोग बता पाएँ कि राइगर मोर्टिस इनमें से ऑप्शन क्या सही होगा, क्या मतलब है राइगर मोर्टिस का, ठीक है ना। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछना ज़रूरी है। वार्टन्स जेली दिखाई देती है, वार्टन्स जेली जो दिखाई देती है वह प्लेसेंटा अपरा में नहीं, नाभि नाल में सही, ओवरी में गलत, भेजाइना में गलत। तो जो वाटरसन जेली होता है यह अम्बिलिकल कोड नाभि नाल में दिखाई देता है, याद रखने को। ओके, 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय को बढ़ा देती है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था में गर्भाशय को बढ़ाता है आकार को। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी को ही हिंदी में वृद्धि कहते हैं, ठीक है, अत्यधिक वृद्धि। तो हाइपरट्रॉफी को ही वृद्धि कहते हैं और यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है अलग आपका सिचुएशन है, ठीक है ना। 23 नंबर है स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये आपको क्या है, स्तनपान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह स्तन में दूध को उतारता है, दूध को सिक्रेट करता है, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है 24 गैर गर्भवती। गैर गर्भवती का मतलब समझ रहे हैं कि बिना गर्भ के गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है। मतलब एक नॉर्मल फीमेल का, एक समान महिला का जब गर्भ में न हो उसको, तो उस समय गर्भाशय का वजन कितना होता है। तो उस समय ज़्यादा नहीं होता है, 60 से 80 ग्राम जो है वजन गर्भाशय का रहता है। लेकिन जैसे ही जो है गर्भवती महिला हो जाती है तो पूर्ण गर्भ अवस्था होते होते लगभग यह 20 गुना अपने आकार का ले लेता है, ठीक है, 20 गुना बढ़ जाता है वजन, ठीक है ना, याद साइज। 25 नंबर है और आज का आखिरी है। आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। तो आज का वीडियो में के आखिरी प्रश्न है, समान भ्रूण की हृदय दर, हार्ट रेट, ठीक है, कितना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कितना होता है हार्ट रेट। 120 से 40 प्रति मिनट, 140 से 60 प्रति मिनट, 160 से 80 प्रति मिनट, 180 से 200 प्रति मिनट। जब एक भ्रूण समान कंडीशन में हो, नॉर्मल हो, तो उसका हार्ट रेट सबसे अधिक होता है, यानी बच्चा से, वयस्क से, बूढ़ा से सबसे अधिक होता है, यानी 120 से 40 बीट प्रति मिनट होता है समान भ्रूण की हृदय दर, ठीक है, याद हो गया। निमोनिया, ठीक है ना, निमोनिया से ही निमोथेरेक्स बना है, ठीक है। यह एक जटिल अवस्था है जिसका लक्षण है, देखिए निमोथेरेक्स में होता यह है कि निमो और थोरेक्स, थोरेक्स यह जो है आपके छाती से रिलेटेड है, निमो जो है फेफड़ा से रिलेटेड है। अब होता यह है कि जो फेफड़ा, जैसे मानिए ये फेफड़ा है हमारा, ये फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा के चारों साइड से एक स्पेस होता है, कवर होता है, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, फेफड़ा को ढकता है। अब मान के किसी कारण से यह फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, मान के पहले इतना तक था लेकिन सिकुड़ के अब इतना पर आ जाएगा, ठीक है, इतना ही अब फेफड़ा बचेगा, तो ये सब स्पेस हो जाएगा इसका, यह सब फेफड़ा का, प्लूरा का स्पेस हो जाएगा, तो इसमें हवा भर जाता है ना, तो इसी को जो है न्यूमोथेरेक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यही है एयर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, मतलब जो प्लूरल स्पेस होता है फेफड़ा और प्लूरा के बीच में, उसमें हवा भर जाना ही न्यूमोथेरेक्स कहलाता है, ठीक है। वाटर कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में अगर वाटर यानी जल का जमाव हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, तरल पदार्थ भर जाने को, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन। पस भर जाएगा तो उसे एम्पाइमा कहते हैं, ठीक है ना, पस भरने को एम्पाइमा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, और ब्लड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस, ब्लड अगर कलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, हवा के जगह पर अगर ब्लड आ जाएगा तो उसे हम लोग हेमोथेरेक्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पे आता भी है। दूसरा है, कहता है पैराप्लेजिया का अर्थ क्या है। देखिए, एक होता है क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया जो होता है वो आपके शरीर के चारों अंग में पैरालिसिस होने को क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के निचले हिस्से में जो है आपको पैरालिसिस होना, ठीक है। पैरालिसिस के मतलब समझ रहे हैं कि शरीर के किसी भी अंग में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो वह अंग जो है
काम करना बंद कर देता है। तो वही जो है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया होता है शरीर के निचले हिस्से यानी कमर से नीचे जो अंग होते हैं उसमें जो है पैरालिसिस होना पैराप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है कि आधे शरीर में जो है पैरालिसिस होना यानी लकवा होना। आधे शरीर का मतलब जैसे यह हेड है, यह बॉडी है, ठीक है, और यह हाथ है, यह भी हाथ है, तो इधर भी ये बॉडी रहता है। तो मान गए सिर से लेकर और बॉडी के इस हिस्से में पैरालिसिस हो जाएगा और इधर ठीक रहेगा, तो इसी को हम लोग हेमीप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। पैराप्लेजिया समझ गए, क्वाड्रीप्लेजिया भी समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन यानी एनएस को हम लोग नॉर्मल सलाइन कहते हैं। इसमें हल्का फल्का जो है आपको नॉर्मल सलाइन में क्लोराइड भी होता है, नमक मिला होता है NaCl और शुद्ध जल होता है, ठीक है। नॉर्मल सलाइन एक प्रकार का आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। कौन सा? आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है NaS, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर का है प्लूरल कैविटी के पस होना क्या कहलाता है? यही है, पस होने को हम लोग एम्पाइमा कहते हैं। देखिए प्लूरल कैविटी में अगर पस भर जाएगा, मवाद भर जाएगा तो उसे एम्पाइमा कहेंगे, ठीक है। यहीं पर अगर प्लूरल कैविटी में हवा भर जाएगा तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, ऊपर में पढ़े हैं। और अगर जो एल्वोली होता है ना फेफड़ा के अंदर आपका जो एल्वोली होता है, छोटे छोटे हवा का जो गुच्छा होता है, इसमें हवा भर जाने को, इस एल्वोली में हवा को भर जाने को और फिर हवा नहीं निकल पाता है तो उसी को एम्फाइसेमा कहते हैं, ठीक है। एल्वोली में हवा भरना, प्लूरा के एल्वोली में हवा भरना एम्फाइस्मा कहलाता है, ठीक है। और एम्पाइमा कहलाता है प्लूरल कैविटी में पस भरना। तो दोनों याद रखिएगा। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है। निम्न विकार में सीरम बिलिरुबिन स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है। मतलब कहता है कि कौन से समस्या में, कौन से बीमारी में जो सीरम होता है, ब्लड में ही सीरम पाया जाता है, उसमें एक बिलिरुबिन होता है। अगर यह ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो आपको पता है अगर ब्लड में सीरम का, बिलिरुबिन का मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या होता है? जॉन्डिस होता है, ठीक है। पेशेंट में जॉन्डिस होता है। हाइपरटेंशन कब होता है? जब व्यक्ति सोडियम का मात्रा अधिक ले लेता है, ठीक है। सोडियम का मात्रा भोजन में ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलुअर होता है, जो किडनी फेल कर जाता है अचानक से, और गल स्टोन होता है, तो जॉन्डिस राइट आंसर। एंटासिड का क्या कार्य है? एंटासिड का कार्य होता है माय डियर, एंटासिड, ठीक है ना। एंटासिड का काम होता है कि यह आपके आमाशय पेट में एसिडिटी को रिफ्लेक्स कम करता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक को यह क्या करता है? कम करता है, ठीक है। तो इसलिए यह आपका एंटासिड राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है, कहता है पेप्टिक अल्सर के सबसे कॉमन साइट कौन सा है? मतलब पेप्टिक अल्सर सबसे कॉमन साइट कहाँ पे होता है? तो जो लोग अगर अच्छे से क्लास को मेरे देख रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में। पेप्टिक अल्सर आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ईसोफेगस है, आहार नली है, ठीक है। यहाँ से हमारा आमाशय जो है क्या है? कनेक्ट है, ठीक है। ये आमाशय है, ठीक है, ये आमाशय है। और फिर यहाँ पर यह जो है यहाँ से छोटी आंत जो है हमारा कनेक्ट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरस वाल्व रहता है यहाँ से, और फिर जो है ये वाला हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा यह छोटी आंत का है, ये पेट है, ये ईसोफेगस है। अब ईसोफेगस से लेकर आमाशय से होते हुए ये ड्यूडेनम, छोटी आंत के आगे वाला भाग जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, इस वाले यहाँ ड्यूडेनम से लेकर आमाशय से लेकर आहार नाल के किसी हिस्से में अगर छल्ला हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त होकर वहाँ पे घाव बन जाता है, छल्ला हो जाता है, तो उसी को हम लोग अल्सर कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। पेप्टिक अल्सर आप लोगों को पता होगा दो प्रकार के होता है, एक होता है ड्यूडेनल अल्सर, समझ रहे हैं ना, और एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वह आमाशय में होता है, ठीक है, आमाशय से लेकर ईसोफेगस तक होता है, और जो ड्यूडेनम अल्सर होता है वह ड्यूडेनम में होता है, ठीक है ना, पता है। तो सबसे कॉमन साइट ड्यूडेनम होता है, तो इसलिए राइट आंसर यही होगा, समझ गए। आठवां है, कहता है मैकबर्नी पॉइंट पर दर्द निम्न रोग का लक्षण है। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, मैकबर्नी साइन जो होता है यह एपेंडिसाइटिस वाले मरीज में देखने को मिलता है। मैकबर्नी जो पॉइंट होता है इसमें एपेंडिसाइटिस के जो मरीज होते हैं उसमें यह दिखाई देता है लक्षण। अब एपेंडिसाइटिस क्या होता है आप लोग को पता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना, चूँकि आइटिस जो होता है वह इन्फ्लामेशन को ही बताता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि जिस भी जगह पर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ दर्द होगा, सूजन होगा, लालिमा होगा, ठीक है, इचिंग होगा, तो प्रभावित स्थान जो है इन्फ्लामेटेड होता है। अब इन्फ्लामेशन संक्रमण से भी हो सकता है या फिर चोट के कारण भी हो सकता है, ठीक है।
तो अपेंडिसाइटिस जो है अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है आंत में अवरुद्ध होना, ठीक है, तो ये हो गया। पेरिटोनाइटिस होता है जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इन्फ्लामेशन होना, पेरिटोनाइटिस होता है। तो ये सब चीज़ें अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, सीधी सी बातें हैं। 9वां है इंसुलिन इंजेक्शन हेतु निम्न रूट द्वारा दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो व्यक्ति को अगर टाइप 1 डायबिटीज रहता है, ठीक है ना, डीएम अगर टाइप 1 रहता है तो उसको जो है हमेशा जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है व्यक्ति को हमेशा समय पर लेना पड़ता है। तो उसके लिए सबक्यूटेनियस मार्ग जो होता है वहाँ से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन। अब यह जो है फैटी जो होता है ना, यह नाभि, जैसे यहाँ पे नाभि है तो नाभि के आसपास जो है आपके यह इंजेक्शन जो है लगता है, ठीक है, ऊपर नहीं लगता है, ऊपर नहीं लगता, ठीक है, नाभि के साइड या नीचे की तरफ जो है इस साइड पर कुछ दूर हट के लगाया जाता है, एकदम तिरछा लगाया जाता है ताकि जो है ये इंजेक्शन जो है मांस में नहीं जाकर सबक्यूटेनियस में लग जाए, ठीक है। तो यही रूट होता है आपके इंसुलिन का। कहता है पपिलरी डिलेशन, देख लीजिए, पपिलरी डिलेशन हेतु प्रयुक्त ड्रग्स कौन सा है? आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। पपिलरी जो पपल्स होता है ना उसमें डिलेशन के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। माइड्राइट्रिक्स जो है यह पंपनी को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, ठीक है, तो माइड्राइट्रिक्स सही हो जाता है। 11 है मलेरिया का कारण क्या है? वायरस तो होगा नहीं, बैक्टीरिया तो होगा नहीं, फंगी तो होगा नहीं, तो प्रोटोजोआ जो आपके राइट आंसर होगा। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वायरस यह एक वायरल रोग करता है। बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है बैक्टीरिया वाला होता है। फंगी जो दाद खाज खुजली होता है वो होता है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है, कहता है प्रयोगशाला में जांच हेतु VDRL निम्न के डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। तो आपको पता है VDRL जो होता है यह आपके विनरल डिजीज के लिए जो है विनरल डिजीज के लिए लेबोरेटरी में लिया जाता है VDRL। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो होगा नहीं, यह टीबी से रिलेटेड है। ट्रेकोमा आँख का रोग है, यह भी नहीं होगा। कोलेरा जो है आपके आंत का रोग है, यह भी नहीं होगा। तो सिफिलिस जो है यौन रोग है और यौन रोग के लिए VDRL टेस्ट जो है किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर है, कहता है र्यूमेटिक फीवर से प्रभावित अंग कौन सा है? तो माय डियर मैं ये भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि र्यूमेटिक फीवर जो होता है वह आपके हार्ट को प्रभावित करता है, ज्वाइंट हड्डी में दर्द होता है, ठीक है, और ब्रेन को भी यह प्रभावित करता है। तो र्यूमेटिक फीवर बहुत खतरनाक होता है। र्यूमेटिक फीवर से व्यक्ति का हार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ें, और इसी के कारण र्यूमेटिक फीवर के कारण ही व्यक्ति में र्यूमेटिक हार्ट डिजीज भी आता है जिसको RHD कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखने को, तो इसलिए सभी सही हो जाएगा र्यूमेटिक फीवर से प्रभावित में। 14 बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? तो स्वाइन फ्लू का कारण जो होता है रोटा वायरस नहीं होगा, N1H1 वायरस भी नहीं होगा और फ्लू वायरस ए भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा H1N1 वायरस, ठीक है ना। H1N1 वायरस जो होता है यह स्वाइन फ्लू का कारण बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 है, कहता है लुंड एंड ब्राउडर चार्ट का प्रयोग किस मरीज के असेसमेंट यानी आकलन हेतु किया जाता है? लुंड एंड जो ब्राउडर होता है यह एक चार्ट है और इन चार्ट के जरिए किन मरीजों का आकलन किया जाता है? बर्न वाले मरीज का, ग्लूकोमा वाले का, पॉइजन वाले का, अनकॉन्शियस का। तो जो बर्न पेशेंट होते हैं ना, जले हुए मरीज, उनके लिए लुंड एंड ब्राउडर जो होते हैं चार्ट, उसके द्वारा इस मरीज का आकलन किया जाता है। अनकॉन्शियस जो मरीज होता है जिसको बेहोशी हालात में कहते हैं। पॉइजनिंग वाले मरीज होता है जो पॉइजन लिया रहता है। ग्लूकोमा होता है जो आँखों में प्रेशर बढ़ने से होता है, IOP बढ़ने से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 16 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रेकीथेरेपी क्या है? आप लोग को मैं पहले भी रेडिएशन थेरेपी पढ़ाए थे तो वहाँ पे ब्रेकीथेरेपी आप लोग को पढ़ाए थे। ब्रेकीथेरेपी एक रेडिएशन थेरेपी का टाइप्स है, ठीक है, टाइप ऑफ सर्जरी नहीं होगा, टाइप ऑफ कीमोथेरेपी नहीं होगा, कॉस्मेटिक थेरेपी नहीं होगा। तो रेडिएशन थेरेपी का प्रकार है ब्रेकीथेरेपी, याद रखने को, ठीक है। 17 है, कहता है डिप्थीरिया के प्रति संवेदनशीलता जानने हेतु किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है? डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग होता है, इसके लिए DPT जो है टीका भी लगता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है। DPT एक सम्मिलित टीकाकरण समायोजन है, ठीक है। अब इसमें डिप्थीरिया आता है, अब डिप्थीरिया को जानना है, डिप्थीरिया का पता लगाना है, तो इसके लिए सिक टेस्ट जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है डिप्थीरिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। आगे चलिए,
ठीक है ना। 18 नंबर है, कहता है हॉजकिंस डिजीज निम्न तंत्र को प्रभावित करती है। अब आपको पता होना चाहिए हॉजकिंस डिजीज जो होता है यह हमारे इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसलिए हॉजकिन डिजीज ये होता है। हॉजकिन डिजीज कैंसर का एक लक्षण होता है जिसमें पेशेंट के इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसमें कैंसर हो जाता है, यानी लिम्फेटिक कैंसर भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। 19 है, निम्न में से साइकोटिक विकार है। साइकोटिक मतलब मानसिक विकार कौन है? तो देखिए मानसिक साइकोटिक, अब हम लोग को पता है एक होता है न्यूरोटिक, ठीक है ना, एक क्या होता है हमारा न्यूरोटिक, एक होता है न्यूरोटिक और एक होता है हमारा साइकोटिक, समझ गए। न्यूरोटिक होता है जो दिमाग में संक्रमण से, चोट से, ठीक है ना, अन्य कारणों से शरीर मानसिक रूप से व्यक्ति जो है काम करने में गड़बड़ी होने लगता है, तो वो न्यूरोटिक होता है। साइकोटिक जो होता है वह व्यक्ति के हो सकता है उसके मतलब क्रोमोसोनल भी हो जाए, अनुवांशिक भी हो जाए, ठीक है, या पुराने किसी इमोशनल के कारण, मतलब कोई भी हिस्ट्री के कारण जो है साइकोटिक होता है, जिसको पूर्ण रूप से पागलपन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, अलर बलर बोलेगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, तो वह साइकोटिक होता है। तो साइकोटिक में यह में से देख लीजिए एस्किजोफ्रेनिया, ठीक है ना, एस्किजोफ्रेनिया जो है यह एक साइकोटिक डिजीज है। बाकी हिस्टीरिया और एंजाइटी जो होता है यह न्यूरोटिक प्रकार का होता है, तो ये समझ लीजिए। आगे चलिए, 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा निद्रा विकार का उदाहरण है? मतलब नींद वाली समस्या इनमें से कौन सा है बताना है यहाँ पे। इंसोमनिया यह भी नींद का समस्या है। हाइपरसोमनिया यह भी नींद का समस्या है। हाइपर मतलब अधिक होता है, नींद का अधिक आना, हाइपरसोमनिया। सोमनाबुलिज्म मतलब नींद में चलना, यह भी जो है नींद का ही समस्या है, इसलिए सभी के सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए, 21 नंबर है, बहुत शानदार प्रश्न है। अंधेरे में हिलते हुए पेड़, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ नहीं है, ठीक है ना। अंधेरे में हिलते हुए पेड़ की परछाई को भूत मान लेना निम्न का उदाहरण है। मानिए आपके सामने अंधेरा है, सामने आपके थोड़ी दूर पर आगे जो है एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ है, समझ गए, एक पेड़ है। अब यह पेड़ जो है मान गए आपका क्या हो रहा है, हिल रहा है अंधेरे में, लेकिन आपको लग रहा है कि सामने कोई भूत खड़ा है, आप पेड़ को भूत समझ रहे हैं, रियलिटी नहीं है, रियलिटी से अलग है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेलूजन कहते हैं, माया, माया कहिए या इसी को भ्रम कहिए। तो यही जो है हमारा एक, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रहता है तो उसको जो है अलग अलग चीज़ें जो है दूसरे रूप में दिखते हैं। जैसे पेड़, हिलते हुए पेड़ भूत दिखाई देगा अंधेरा में, ठीक है ना, कोई पर्दा लगा रहेगा तो उसे जो है कुछ और दिखाई देगा। तो मतलब यही एक माया, एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वही जो है व्यक्ति को गलत पहचान देता है और यही जो है हमारा डेलूजन होता है। हेलुसिनेशन होता है जिसमें भ्रांतियाँ होता है, जिसमें कोई चीज़ रहेगा ही नहीं। यहाँ पे तो मान के भाला भी पेड़ तो है लेकिन यहाँ पे पेड़ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर जो है ऐसे भ्रांतियाँ बनेगा कि वहाँ पे कुछ है जबकि रहता नहीं है, तो वो भ्रांतियाँ वो हेलुसिनेशन होता है, समझ गए ना। 22 है, कहता है मेनिया के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख मूड स्टेबलाइजर ड्रग कौन है? मेनिया, मेनिया मतलब उन्माद होता है, ठीक है ना, मेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिया मतलब होता है उन्माद, उन्माद, उन्माद एक मानसिक रोग है, ठीक है ना। यह आपका मेनिया जो है कौन सा है, साइकोटिक प्रकार का है, ठीक है। इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से पागलपन हो जाता है, कभी कभी एकदम हंसने लगेगा, रोने लगेगा, गाने लगेगा, कभी बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जावान समझेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा योगवान समझता है, तो उसको मेनिया रहता है, समझ गए ना। बात बात पर हंसने लगेगा, गाने लगेगा, तो मेनिया वाला रहता है। तो ये जो मेनिया होता है, मेनिया के उपचार में जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग होता है, मन स्थिरीकरण के जो ड्रग होता है, वह ड्रग होता है आपका कौन सा, लिथियम, ठीक है। मेनिया वाले के लिए लिथियम ड्रग जो है दिया जाता है। 23 है, निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम जो जाने हैं साइकोटिक, अब यहाँ पे हमें न्यूरोटिक के बारे में बताना है। अब ये कह रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से चारों में से कौन जो है एक न्यूरोटिक विकार है? फोबिया नहीं, यहाँ पे निम्न के अतिरिक्त सभी न्यूरोटिक विकार है, मतलब एक ऐसा है जो साइकोटिक है, बाकी सब के सब यहाँ पे कह रहा है कि न्यूरोटिक है और एक साइकोटिक पहचानना है। फोबिया, डर जिसको भय कहते हैं, यह हमारा न्यूरोटिक होता है, ठीक है। मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, अब यहाँ पे साइकोसिस दे दिया तो साइकोटिक होगा, स्पष्ट है। इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों का लक्षण आता है तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर यह एक साइकोसिस रोग होता है, तो ऑप्शन मेरा यही सही हो जाएगा, ये साइकोसिस है। बाकी PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक जो होता है
ये पोस्ट ट्रॉमेटिक सिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर जो होता है, चोट लगने के बाद जो स्ट्रेस तनाव व्यक्ति के आता है, उसको जो विकार होता है वह PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। समझ गए। हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है, जो रोगों के बारे में रोग भ्रम होता है। तो यह सब, ये और ये तीनों जो है न्यूरोटिक है, सिर्फ ए वाला जो है आपको साइकोसिस है। ओके, याद रखने को। 24 नंबर है, कहता है भारत का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। कहता है भारत में प्रथम मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, मतलब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। आप लोग को पता है वर्ष 1987, आप लोग बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं, सब समझ रहे हैं ना। 25 है, कहता है मेनिया से पीड़ित मरीजों में किस प्रकार का डेलूजन कॉमन है। अब आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया कि मेनिया वाला रोग में अपने आप को सबसे ज़्यादा योगवान, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान, योग्यतावान, ठीक है, महानतम का जो है व्यक्ति में भ्रम हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि जो है सो हम ही हैं, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे बड़ा ऊर्जावान, सबसे बड़ा योगवान, सबसे महान हम ही हैं, हमसे जो है योगवान कोई नहीं है। और यह एक प्रकार का भ्रम रहता है व्यक्ति में, चूँकि रियलिटी होता नहीं है ऐसा, समझ गए ना। तो मेनिया में व्यक्ति को डेलूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी पाया जाता है, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा योगवान और जो है बहुत ज़्यादा जो है योग्यतावान होने का जो है महानतम होने का व्यक्ति में भ्रम आ जाता है।